हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रसेन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको कृषि से संबंधित विषयों की तैयारी करवाऊंगा। सस्य विज्ञान में सिंचाई एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। ये फसलों के विकास और जल प्रबंधन के सिद्धांतों को शामिल करता है। सबसे पहले हम परिचय और महत्व की बात करें तो हम सिंचाई के स्रोतों की बात करते हैं। भारत में नहरें प्रमुख सिंचाई स्रोत हैं, विशेषकर पंजाब और हरियाणा राज्यों में। कुएं और नलकूप राजस्थान में मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही तालाब भी कई क्षेत्रों में हमें सिंचाई का भैबने सिंचाई स्रोतों का उपयोग अच्छी फसल उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सतही सिंचाई की चार मुख्य विधियां हैं। पहली है प्रवाह विधि, जो धान के लिए उपयुक्त है लेकिन जल की बर्बादी होती है। अब क्यारी विधि, इसमें खेत को छोटी छोटी क्यारियों में पाट की जाती है और गेहूं, मूंगफली तथा चना जैसी फसलों के लिए उपयोगी है। यह वलय विधि है, इसमें पौधे के चारों ओर गोल घेरा बनाकर पानी दिया जाता है, जिससे रोगों का फैलाव नहीं होता। वलय सिंचाई विधि, जो मुख्य रूप से फलदार वृक्षों के लिए प्रयोग की जाती है, पेड़ के चारों ओर एक घेरा बनाकर पानी देती है। अंत में कूड़ विधि, इसमें क्यारियों के बीच नालियां बनाकर पानी दिया जाता है। यह विधि आलू, गन्ना और जड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है। यह वायवीय या फव्वारा सिंचाई विधि है। इस विधि से 25 से 50% तक जल की बचत होती है। यह प्रणाली 2 से 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव पर कार्य करती है। इसमें सामान्यतः 6 मीटर लंबाई की पाइप का उपयोग किया जाता है। इस विधि की दक्षता लगभग 50 से 60% होती है। यह असमतल भूमि और रेतीली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। तेज हवा और चिकनी मिट्टी में यह विधि उपयुक्त नहीं होती। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। यह सूक्ष्म सिंचाई या बूंद बूंद विधि है। इस विधि का विकास सिमचा ब्लास ने इजराइल में किया। इस विधि की दक्षता 80 से 90% तक होती है। इससे 50 से 70% तक जल की बचत होती है। यह प्रणाली 1 पॉइंट से 2 to 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव पर कार्य करती है। ड्रिप प्रणाली में क्लॉगिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए नियमित रखरखाव आवश्यक है। लवण जमाव हटाने के लिए H2SO4 या HCl का प्रयोग किया जाता है। शैवाल नियंत्रण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यह पाइकों की अमल आता है, जिससे सिस्टम कुशलतापूर्वक चलता है। यह विधि फलदार वृक्षों और सब्जी फसलों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। सिंचाई जल का मापन इकाइयों में किया जाता है। 1 क्यूसेक पानी का मान 28.22 लीटर प्रति सेकंड होता है। 1 क्यूमेक पानी 1000 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर सिंचाई के लिए 1 लाख लीटर जल आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 1 मिलीमीटर सिंचाई करने पर 10 घन मीटर या 10,000 लीटर पानी लगता है। इन इकाइयों की मदद से हम सिंचाई जल की मात्रा आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। सिंचाई का समय निर्धारित करने के 3 मुख्य आधार हैं। इनको अंतर्गत विभिन्न तकनीकें और अनुपात आते हैं। पौधों में मुरझाने के लक्षण दिखाई दें तो सिंचाई आवश्यक होती है। पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है। सूरजमुखी जैसे सूचक पौधों से भी सिंचाई समय का अनुमान लगाया जाता है। जलवायु आधार पर पैन वाष्पीकरण से सिंचाई समय निर्धारित किया जाता है। धान के लिए अनुपात 1.2 होता है, यानी अधिक बार सिंचाई। गेहूं के लिए अनुपात 0.9 होता है। कुसुम के लिए अनुपात 0.4 होता है, यानी कम बार सिंचाई। इन 3 आधारों से हम सही समय पर सिंचाई कर सकते हैं। आज हम अनाज फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। चावल, मक्का और जौ में भी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, इन पर ध्यान दें। गेहूं में 21 दिन पर CRI अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद कल्ले निकलने की अवस्था आती है, फिर जोड़ अवस्था या जॉइंटिंग होती है। इसके बाद बालियों में फूल आते हैं। दूधिया अवस्था में दाने के अंदर दूध जैसा द्रव होता है। डो अवस्था में दाना भरने की प्रक्रिया होती है। धान में कल्ले निकलना और फूल आना क्रांतिक अवस्थाएं हैं। मक्का में टेस्लिंग और सिल्किंग सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। जौ में बुआई के 30 दिन बाद की अवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन अवस्थाओं पर सही समय पर सिंचाई और पोषण देना आवश्यक है। अब हम दलहन और नकदी फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं समझेंगे। चना और सरसों में फूल आने से पहले की अवस्था महत्वपूर्ण होती है। कपास में फूल आने का समय महत्वपूर्ण होता है। डोरे बनते समय पर्याप्त नमी आवश्यक है। गन्ने में कल्ले निकलने की अवस्था क्रांतिक होती है। आलू में कंद बनने की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन अवस्थाओं पर सही समय पर सिंचाई करने से उत्पादन बढ़ता है। अब हम मृदा नमी माप की विधियों को समझेंगे। ग्रेविमेट्रिक विधि में मिट्टी को 105 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है। यह मृदा नमी मापन की सबसे सटीक विधि है। टेंसियोमीटर रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है। यह 2.85 बार तक नमी तनाव माप सकता है। न्यूट्रॉन मीटर से नमी का शीघ्र मापन होता है। यह 0.85 बार तक नमी तनाव माप सकता है। न्यूट्रॉन मीटर से नमी का शीघ्र मापन होता है, लेकिन इसमें विकिरण का खतरा होता है। इस प्रकार विभिन्न विधियों से मृदा नमी मापी जाती है। अब हम मृदा जल के प्रकारों को समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण जल मिट्टी में नीचे की ओर बह जाता है। यह जल पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसका दाब मान माई से 3 बार से कम होता है। केशकीय जल मिट्टी कणों के बीच रुका रहता है। यह जल पौधों को उपलब्ध होता है। गुरुत्वाकर्षण जल का दाब मान हाइट 3 बार से कम होता है, इसलिए यह पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। इसका दाब मान 1,03 से 31 बार तक होता है। आर्द्रता ग्राही जल मिट्टी कणों की सतह से चिपका रहता है। यह जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता,
इसका दाब मां 31 बार से अधिक होता है। अब हम मृदा जल स्थिरांक को समझेंगे। क्षेत्र क्षमता वह अवस्था है जहां मिट्टी में अधिकतम उपयोगी जल होता है। इसका दाब मान 80 बार होता है। यह पौधों के लिए 100% उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा है। स्थायी मलानी बिंदु पर पौधा मुरझा जाता है। इसका दाब मान 15 बार होता है। इससे नीचे जल पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। अंतिम मलानी बिंदु पर पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसका दाब मान 60 बार होता है। ये तीनों मृदा जल स्थिरांक सिंचाई प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम मिट्टी में जल की गति को समझेंगे। इन्फिल्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जल सतह से मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है। यह पौधों की जड़ों तक जल पहुंचाने में मदद करता है। पर्कुलेशन में जल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गहराई में जाता है। यह भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीपेज में जल मिट्टी के अंदर पार्श्व दिशा में प्रवाहित होता है। नहरों या खेतों से जल का किनारों की ओर जाना इसका उदाहरण है। लीचिंग में जल के साथ पोषक तत्व नीचे की ओर चले जाते हैं। अधिक सिंचाई से उर्वरक जड़ों की पहुंच से बाहर हो सकते हैं। इस प्रकार मिट्टी में जल की गति 4 मुख्य प्रक्रियाओं से होती है। अब हम जल उपयोग दक्षता और परियोजना वर्गीकरण समझेंगे। दक्षता और जल उपयोग दक्षता यानी WUE उत्पादन और वाष्पोत्सर्जन के अनुपात को दर्शाती है। कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करना उच्च दक्षता कहलाता है। रागी की जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक लगभग 13.4 होती है। गेहूं की WU लगभग 12.6 होती है। मूंगफली की दक्षता लगभग 9.2 मानी जाती है। धान की जल उपयोग दक्षता सबसे कम लगभग 3.2 होती है। सिंचाई परियोजनाओं को क्षेत्रफल के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। लघु परियोजनाएं 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचित करती हैं। मध्यम परियोजनाएं 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक होती हैं। वृहद परियोजनाएं 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं। इस प्रकार जल उपयोग दक्षता और परियोजना वर्गीकरण सिंचाई प्रबंधन के महत्वपूर्ण भाग हैं। हम फसल की जलमांग और उसके घटकों को समझेंगे। WR बराबर E+T+MEQ+IL+WSU। जलमांग का सूत्र है WR बराबर वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, उपापचय उपयोग, हानियां और विशेष आवश्यकताओं का योग। वाष्पीकरण यानी मिट्टी और जल सतह से पानी का उड़ जाना। वाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्तियों से जल का निकलना। उपापचय उपयोग पौधों की वृद्धि और जैविक क्रियाओं में उपयोग होने वाला जल है। हानियां सिंचाई के दौरान रिसाव या बहाव से होने वाली जल क्षति को दर्शाती हैं। विशेष आवश्यकताओं में ठंड से सुरक्षा या मिट्टी धुलाई के लिए उपयोग किया गया पानी शामिल है। अब विभिन्न फसलों की जल मांग को देखते हैं। धान की जल मांग सबसे अधिक होती है, लगभग 900 से 2500 मिलीमीटर। गन्ने को भी अधिक पानी चाहिए, लगभग 1500 से 2500 मिलीमीटर। कपास की जल मांग लगभग 700 से 1300 मिलीमीटर होती है। गेहूं और सोयाबीन की जल मांग मध्यम होती है, लगभग 480 से 700 मिलीमीटर। उचित जल प्रबंधन से ही बेहतर उत्पादन संभव है। धन्यवाद।